ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले थोड़ा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट देखेंगे, फिर आगे जो नेशनल पार्क है और भी जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे, किस एक्ट के अंदर वो बना है, कितने कितने उसके अंदर प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बेसिक हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट से। तो न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली तमिलनाडु ने एक नोटिफिकेशन जारी करके वहाँ पे कुछ विलेजेस को डिक्लेयर किया एज द स्टेट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो विलेजेस के नाम पता होने चाहिए, अरीतापट्टी और मीनाक्षीपुरम, ये दो विलेजेस थे, इनको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। इसमें जो अरितापट्टी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, ये एक्चुअली 16th सेंचुरी में जो पांड्यन किंग्स थे उसके टाइम के कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं। बट उसके अलावा भी मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स हैं, रॉक टेम्पल है, तो ये शायद उससे भी पुराना डेट करता है, उससे पहले भी कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पे रही होंगी। इसके साथ ही साथ ये जो अरितापट्टी जो विलेज है, ये इकोलॉजिकली भी बोले तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलता है, जैसे कि शाहीन फैल्कन, बोलोनेलिस ईगल और इंडियन पैंगोलिन, स्प्लेंडर लॉरेस। तो इसकी भी बहुत सारी स्पीशीज यहाँ पे मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट साइट है इन्वायरमेंटली। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करें तो ये एक वेल डिफाइंड एरिया होता है जहाँ पे यूनिक इकोसिस्टम मिलता है, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल, कोस्टल, इनलैंड या कोई मरीन वाटर का एक रिच बायोडाइवर्सिटी हो। इसके साथ ही यहाँ पे अगर ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस है कि नेचर और ह्यूमन का कोई अमेलगमेशन यहाँ पे हो रहा है, तो उसको भी हम लोग एक्नॉलेज करते हैं। तो आगे जाने से पहले एक बार एक क्राइटेरिया देख लेते हैं, किस क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है किसी साइट को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज डिक्लेयर करने का। तो पहला, स्पीशीज रिचनेस होनी चाहिए। अब इसमें वाइल्ड भी हो सकती है और डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज भी हो सकती है। फिर हाई एंडेमिज्म होना चाहिए। एंडेमिज्म मतलब कि वो उस एरिया के अंदर ही मिलना चाहिए, इस एरिया के बाहर नहीं हो सकता वो। तो अगर हाई एंडेमिज्म है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है, या कोई कीस्टोन स्पीशीज है या कोई थ्रेटेंड स्पीशीज है तो उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इसके अलावा कोई ऐसा स्पीशीज है जिससे हमें इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस मिल रहा है तो वो भी हो सकता है। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई सिग्निफिकेंट कल्चरल, एथिकल या एस्थेटिक वैल्यू है उस चीज़ का, या कोई लॉन्ग कल्चरल हिस्ट्री है, तो ये कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। तो काफ़ी वेग है, मतलब ऐसा कुछ पिन पॉइंट नहीं है या एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं है कि कब उन्हें आइडेंटिफाई करना, थोड़े से वेग है। बट जनरली आप देखोगे एनवायरनमेंट और जो ह्यूमन का इंटरेक्शन है कल्चरली, उन सब के ऊपर, उस क्राइटेरिया के ऊपर हम बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो लॉ है वो कौन सा लॉ है जिसके अंदर हम इसे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर करते हैं, तो वो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो यहाँ पे मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, हमने एक कन्वेंशन को रेटिफाई किया था और उसके रिस्पॉन्स में हम ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लाए थे। कोई बता सकता है वो कन्वेंशन का नाम क्या था? नहीं बड़ी। सी ना सीबीडी। करेक्ट, वेरी करेक्ट, सीबीडी था। ठीक है, तो सीबीडी जो रियो अर्थ समिट था उसके अंदर आया था, और वहाँ से हम लोगों ने जब उसको साइन करने के बाद रेटिफाई किया तो हमें अपने डोमेस्टिक लॉ में बनाना था, तो हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बनाया। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब अगर किसी साइट को हम बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग एक्टिविटीज़ है उन पे रोक लग जाएगी, अनलाइक नेशनल पार्क। अगर नेशनल पार्क अगर किसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया तो वहाँ से प्रॉपर्टीज राइट सब हट जाते हैं, वहाँ से उन लोगों को भी हटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे जो कल्चरल प्रैक्टिस है चलती रह सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्रेजेंटली इंडिया के अंदर 35 बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है। ये इंपॉर्टेंट इन्फो है जो पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग मजौली, उनाकोटी, तिलाचरी केव्स, अमरकंटक एक्सेट्रा। और इंडिया का जो पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट था वो था नालूर तमिरिंड ग्रोव इन बेंगलुरु, तो कर्नाटका के अंदर था, 2007 में ये बना था। तो ये थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट के बारे में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज तमिलनाडु ने इस बार बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, सो डेफिनेटली कुछ और भी आ सकता है, आगे भी हम देखेंगे। नेक्स्ट, अब डिस्कस करते हैं थोड़े से अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में। तो पहला है नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क हम डिक्लेयर करते हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 का, उसके अंदर। और कौन नोटिफाई कर सकता है एक नेशनल पार्क को? तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर या दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं, नेशनल पार्क जो है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं वो लोग। अब नेशनल पार्क में एक खासियत ये होती है कि बाउंड्री डिमार्केटेड होती है और उसके अंदर जो ह्यूमन एक्टिविटी है इज़ नॉट परमिटेड। अगर स्पेसिफिकली
जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है उस स्टेट का वो अलाउ कर दे तो बात अलग है। जैसे कई बार जो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स है उनको अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि उनका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसके अंदर शायद उनको लैंड मिल सकती है उस एरिया में, और माना जाता है कि ये जो है ये बेनिफिशियल ही है वहाँ की स्पीशीज़ के लिए। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, और नेशनल पार्क जो है थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब यहाँ पे जो नियम कायदे हैं थोड़े से स्ट्रिक्ट है। तो कंट्री के अंदर 100 नेशनल पार्क है, और हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? नहीं बड़ी? ठीक है, तो याद रखना हेमिस नेशनल पार्क जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। तो ये आई गेस लद्दाख रीजन में पड़ता है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लेते हैं। सो अगेन ये भी जो WPA एक्ट है 1972 का उसी के अंदर आता है, और स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो कंस्टिट्यूट करती है एक सेंचुरी को। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कोई स्पीशीज़ है, चाहे वो फ्लोरा है फौना है, और उसको उसके जो नेचुरल हैबिटेट है उसके अंदर कंजर्व करते हैं। सो यहाँ पे थोड़ी सी जो रेगुलेशंस हैं वो कम है, स्ट्रिक्टनेस के लेवल के हिसाब से कम है एज कम्पेयर टू द नेशनल पार्क, और सम restricted human activities are allowed inside the sanctuary. तो currently हमारे पास ऑलमोस्ट 550 से भी ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में है। और एक चीज़ याद रखना, जो नेशनल पार्क है और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये इन सीटू कंजर्वेशन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि हम उनके नेचुरल हैबिटेट में ही उनको कंजर्व कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिटी रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व भी जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही डालते हैं, और इसके साथ ही जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी हम WPA एक्ट के अंदर ही बनाते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। कोई डिफरेंस बता सकते हैं कम्युनिटी रिजर्व में और कंजर्वेशन रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है? नहीं बड़ी? एज द नेम सजेस्ट, मतलब कम्युनिटी रिजर्व में शायद कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व किया जाता है ठीक है, मतलब फॉर कम्युनिटी, कंजर्वेशन। हाँ कम्युनिटी के अंदर बात सही बोला आपने, कम्युनिटी को भी इंक्लूड किया जाता है। बट डिफरेंस क्या है कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है, ओनिंग का डिफरेंस होता है। कम्युनिटी वाले ओन पब्लिक को नॉर्मल पब्लिक ओन करती है, और कंजर्वेशन वाले रिजर्व जो ओनिंग उसका होता है वो गवर्नमेंट ओन करती है उसको। गुड, ये आई थिंक प्रॉपर आंसर था इसका। तो कंजर्वेशन रिजर्व में यही चीज़ याद रखना कि गवर्नमेंट की लैंड है। जैसे कोई गौचर हो, जिसे गांव में गौचर बोलते हैं, ऐसा एरिया जहाँ पे जो गांव के जो कैटल्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, वो ग्रेजिंग कर सकते हैं, तो वो गवर्नमेंट लैंड है, तो वहाँ पे उसको कंजर्वेशन रिजर्व कर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है ऐसी लैंड की। लेकिन जो कम्युनिटी रिजर्व है वहाँ पे ओनरशिप जो प्राइवेट है, मतलब प्राइवेट भी हो सकती है और कुछ गवर्नमेंट की भी लैंड हो सकती है, लेकिन मेजर जो रोल है इसमें प्राइवेट लोगों का रहता है। और यहाँ पे ओनरशिप चेंज नहीं होती, ये ओनरशिप इन्हीं लोगों की रहेगी। लेट्स से मेरा कोई खेत है और मैं उसे कम्युनिटी रिजर्व में डालना चाहता हूँ, तो वो कम्युनिटी रिजर्व में चला जाएगा, थोड़ी सी प्रोटेक्शन मिल जाएगी स्पीशीज़ को, लेकिन लैंड जो है वो अभी भी मेरी रहेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है, तो याद रखना ये चीज़। अब अगर नंबर की बात करें तो कम्युनिटी रिजर्व सबसे ज़्यादा है हमारे पास, 200 कम्युनिटी रिजर्व्स हैं, और 97 कंजर्वेशन रिजर्व है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज द प्रोटेक्टेड एरिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ साइट्स, ठीक है, अंडर दीज प्रोटेक्टेड एरियाज। तो ऑर्डर पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, फिर नेशनल, फिर हमारे पास जो है कम्युनिटी रिजर्व है, फिर नेशनल पार्क है, और फिर कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रख लेना। आगे चलते हैं, टाइगर रिजर्व्स। तो टाइगर रिजर्व अभी हम लोगों ने पढ़ा ही था रिसेंटली, 53 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं इंडिया के अंदर। अभी सबसे लेटेस्ट टाइगर रिजर्व का क्या नाम था? रानीपुर। यूपी। करेक्ट, रानीपुर इन यूपी है, तो ये याद रखना। और ये भी नोटिफाई होता है अंडर WPA एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और गवर्न कौन करता है, एडमिनिस्टर कौन करता है? तो हमारे पास एक NTCA बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो है इसको इसको पूरा मैनेज करती है। NTCA का चेयरमैन कौन होता है, कोई बता सकता है? हु इज चेयरमैन ऑफ NTCA? एनवायरमेंट मिनिस्टर। सेक्रेटरी ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर। एक्चुअली एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्राइटेरिया की, तो कोई भी नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं टाइगर रिजर्व, या उसका कुछ पार्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक एरिया होगा जिसे हम बोलते हैं कोर या क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो ये जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है, इसका मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो बिल्कुल नहीं अलाउड है, ठीक है, क्योंकि ये कोर एरिया है
जहाँ टाइगर का जो मूवमेंट है या जो उसका ब्रीडिंग है सब इसी एरिया में होगी। तो यहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जनरली बफर जोन जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटी देखने को मिल सकता है। सो ये चीज़ याद रखना। अभी करंटली 53 टाइगर रिजर्व हो गए। सो ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। लेटेस्ट वाला जो है वो रानीपुर यूपी के अंदर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसी का ही से रिलेटेड जो पार्ट है वो है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो ये भी WPA एक्ट के अंदर ही होता है और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करती है। तो यूपीएससी ने 2020 का जो प्रीलिम्स था उसमें ये सवाल पूछा ही था कि इंडिया में सबसे बड़ा जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो कहाँ है। तो ये नागार्जुन श्री सेलम टाइगर रिजर्व है, आंध्रा के अंदर ये पड़ता है, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, तो ये भी WPA एक्ट के अंदर ही आते हैं और इसके अंदर बेसिकली जो कोस्टल वाटर हो गया या मरीन वाटर हो गया वहाँ पे हम कुछ साइट्स को डिक्लेयर कर देंगे एज प्रोटेक्टेड। तो वहाँ का जो भी इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डिक्लेयर करते हैं। राइट, आगे चलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, तो डेजिग्नेट कौन करता है बायोस्फीयर रिजर्व? यूनेस्को डेजिग्नेट करता है और इसके अंदर 3 जोन्स होते हैं। पहला जोन है कोर, बफर, ट्रांजिशन। तो नाम से आप समझ सकते हो कोर में जो है ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट निग्लिजिबल होगा, फिर बफर में थोड़ा बहुत हो सकता है, ट्रांजिशन जोन में और थोड़ा बढ़ जाता है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ स्ट्रिक्टनेस। अब बायोस्फीयर रिजर्व की खास बात यह है कि इसमें ह्यूमन का भी इन्वॉल्वमेंट है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है और तभी बायोस्फीयर रिजर्व का स्टेटस दिया जाता है। इंडिया में टोटल हमारे पास 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 13 जो है वो जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसे यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है उसके अंदर पार्ट है। तो ये याद रखना, 18 बायोस्फीयर, उनमें से 13 जो है वो मैन इन बायोस्फीयर प्रोग्राम का पार्ट है। आगे बर्ड सेंचुरीज, तो बर्ड सेंचुरीज अगेन WPA एक्ट के अंदर ही ये भी बनती है। करंटली इंडिया के अंदर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज है। नेक्स्ट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। ये जो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है ये डिक्लेयर कौन करता है? बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल रहेगा, ये जो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ये एक एजेंसी को सपोर्ट करता है बर्ड्स के सेंसस में या उनका स्टेटस पता लगाने में। तो कोई बता सकता है किस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल? बॉम्बे नेचुरल। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री। नहीं, ये थोड़ा आपने ऑर्डर गलत बता दिया। ये एक्चुअली हमारा सबसे ऊपर है IUCN। IUCN जो बर्ड्स की जो रेड लिस्ट निकालता है वो कहाँ से निकालता है? उसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये डाटा ला के देता है। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को वो डाटा लेट्स से अगर इंडिया में चाहिए तो कौन देगा? तो वो उसके लिए बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है वो ला कर देती है। तो ये चीज़ क्लियर रखना। और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल जो है बाकी और भी एसोसिएशंस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन IUCN और इसका जो स्टेटस है ये पूरा रेड लिस्ट बनाने में हेल्प करता है बर्ड्स के रिस्पेक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर करता है। और हमारे इंडिया के अंदर जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने आइडेंटिफाई किए हैं 554 इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज। तो ये पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो यूनेस्को अगेन इसको भी डिक्लेयर करता है और इंडिया के अंदर 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये साइट्स क्या क्या हैं? पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया, फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम के अंदर है, नंदा देवी और फिर है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, फिर है सुंदरबन नेशनल पार्क और लास्ट में वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो ये नेचुरल हेरिटेज साइट्स है जो पता होनी चाहिए हमको। विद दैट ये सारे प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं जनरली हम लोग एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं वो सब हमने कवर कर लिया। तो किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे चलते फिर। नेक्स्ट प्रोटेक्टेड हाँ, एरिया। ये हाँ बोलिए। बायोस्फीयर रिजर्व में एक हमारा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, वो कौन है, कौन सा है? कंचनजंगा। हाँ, कंचनजंगा, राइट। नाइस क्वेश्चन। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड एरियाज इन न्यूज़। ठीक है, तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं, मैप में ये गिवन है। ठीक है, बट आगे हम थोड़ा और डिटेल में देख ही लेते हैं इनको। तो लेट्स स्टार्ट विद बिहार। तो बिहार में ये एक वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो कि अभी न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे एक एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर बनाया गया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। और ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है दिस इज़ लोकेटेड ऑन द एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल। ठीक है, तो जो नेपाल का जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पड़ता है और चंपारण का जो बाउंड्री है वो नेपाल के साथ टच होता है।
तो इसलिए ये एक तरफ से नॉर्थ की साइड में तो नेपाल से क्लोज है, और जो ईस्ट की साइड है वहाँ पे ये यूपी की बॉर्डर से बहुत पास है। सो ये पता होना चाहिए वाल्मीकि के बारे में। अब इसी के साथ एक लगता हुआ जोन नेपाल के अंदर भी है, तो उस नेशनल पार्क है, उसका नाम है चितवन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये याद रखना। और उत्तर प्रदेश की साइड से भी एक कॉन्टिग्यूस जोन है, मतलब लगता हुआ एरिया है, सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना, ये दोनों जो जोन है, नॉर्थ में चितवन हो गया और ईस्ट में सोहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है गौर्स, इंडियन गौर तो आपने देखा ही होगा, जो बाहुबली जैसा, बाहुबली के अंदर एक सांड था ना, वो प्रॉब्ली गौर ही बोल सकते हैं, वैसे ही दिखता है गौर। तो गौर जो है शिवालिक और गैंगेटिक प्लेन में सिर्फ यहीं पे मिलता है। ठीक है, कोई गौर का आयुसीएन स्टेटस बता सकता है? व्हाट इज द आयुसीएन स्टेटस ऑफ गौर? लेबल वल्नरेबल है। ठीक है, याद रखना। इसके अलावा ये जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, ये कैट्स के अंदर भी है। कैट्स क्या है? कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब ये कैट जो है बेसिकली एक मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन है, जिससे हम किसी भी टाइगर रिजर्व है उसको एसेस कर सकते हैं कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट हो रहा है टाइगर्स का, वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, सो इंडिया में काफ़ी सारे जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनको कैट्स के अंदर ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। नेक्स्ट रिवर्स की बात करें तो गंडक रिवर जो है इसकी वेस्टर्न बाउंड्री फॉर्म करती है, ये पता होना चाहिए। और ये यूनिक कॉम्बिनेशन है तेराई और भाबर वेजिटेशन का। तो पहाड़ों से, क्योंकि नेपाल जो है वो ऑलमोस्ट पहाड़ी एरिया हो गया, और वहाँ से जैसे नीचे हम आते तो ये भाबर और फिर तराई का रीजन आता, तो ये वेजिटेशन यहाँ देखने को मिलती है। सो ये पता होना चाहिए। बाकी फ्लोरा एंड फोना तो आती ही रहेंगी। ठीक है, इसमें सिग्निफिकेंट कुछ नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं केरला के अंदर। तो केरला में वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो वायनाड तो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, राहुल गांधी का वो कंस्टिट्यूंसी भी है। तो यहाँ पे मनी स्पाइडर और एक एंटी मिमिकिंग स्पाइडर जो था पहली बार देखने को मिला इस वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो लोकेशन क्या है इसका? ये जो सदर्न ट्रेंचेस है वेस्टर्न घाट की, वहाँ पे लोकेटेड है, और कॉन्टिग्यूस जोन बनाता है। मतलब इससे लगता हुआ एक और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क्स हैं, जो कर्नाटका के अंदर पड़ते हैं। ठीक है, ये नॉर्दर्न साइड पड़ता है। फिर इसके ईस्टर्न साइड मधुमलई नेशनल पार्क ऑफ तमिलनाडु पड़ता है। मधुमलई नेशनल पार्क काफ़ी न्यूज़ में है, इस बार मोदी जी भी विजिट आई थिंक यहाँ पे करके आए थे। और फिर वो जो ऑस्कर के लिए जो डॉक्यूमेंट्री हमारी मिला था जिसको, एलिफेंट विस्परर्स को, तो वो भी इसी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, इसके अलावा एक यूनिक बायोलॉजिकली डिस्टिंक्ट और डाइवर्स रीजन है, बिकॉज यहाँ पे वेस्टर्न घाट माउंटेन्स भी आता है, नीलगिरी भी आता है, डिकन प्लेटू भी आता है, और ये पार्ट है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसका भी, ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है तो डेफिनेटली ट्राइब्स भी हैं यहाँ पे। तो ये कुरुमा, पनिया, कट्टू नाइका, उराली, कुरिचेरियार, अदियार, ये सब ट्राइब्स जो है इसमें देखने को मिलती हैं। राइट, अब इसमें रिवर की बात करें तो काबिनी रिवर है। काबिनी रिवर ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। सो ये चीज़ याद रखना, कावेरी रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। और फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट याद रख लेना किस टाइप का है। और क्योंकि देखो वेस्टर्न घाट्स में भी पड़ता है, तो इसलिए हमें एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन टाइप का भी फॉरेस्ट देखने को मिल जाएगा। तो मिक्स थोड़ा सा फॉरेस्ट देखने को इसके अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो देखो एलिफेंट, गौर है, टाइगर है, पैंथर है, सांबर, तो बहुत वाइड वेराइटी है। ठीक है, तो थोड़ा इन सब स्पीशीज़ को भी एक बार नज़र मार लेना। बाकी सारी स्पीशीज़ को हम लोग नहीं कवर कर सकते एट दिस मोमेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं लद्दाख पे। सो चांगथांग जो कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ रीज़न। एक चांगथांग यहाँ पे ना ट्राइब होती हैं। ठीक है, चांगपा ट्राइब जिसको हम बोलते हैं। तो चांगपा ट्राइब ना एक बहुत ही फेमस एक टेक्सटाइल बनाती है। कोई बता सकता है कौन सा, क्या टेक्सटाइल है क्या नाम है उस ना करेक्ट, पश्मीना जो शॉल है, या पश्मीना गोट से वो शॉल जो बनता है ना, वो इससे ये ट्राइब जो है वो बनाती है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में इस कारण भी है। लेकिन एक और रीज़न था कि यहाँ पे इंडिया का पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व डिक्लेयर कौन करता है? एनी आइडिया? हु डिक्लेयर्स डार्क स्काई रिजर्व्स? ठीक है, आई थिंक हम लोगों ने साइंस एंड टेक की पीटी में पढ़ा भी था। एक इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन है, ये एक एनजीओ है जो कि यूएस बेस्ड है। ठीक है,
ये डार्क स्काई रिजर्व का जो है सर्टिफिकेशन देता है। डार्क स्काई का मतलब यही है कि यहाँ पे कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। जैसे ही अंधेरा हो जाता है तो जैसा नेचर दिखता है अंधेरे में वैसा ही दिखेगा आपको, ठीक है। तो ये एक अच्छा प्लेस है फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कि हम बेटर देख पाएंगे प्लैनेट्स को बिकॉज कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं आ रही। तो ये हेनले लद्दाख के अंदर लोकेटेड है और ये पार्ट है चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, तो ये चीज़ याद रखना। हाँ सर ये पिछले वाले में ना वायनाड वाला we have read that Kabini flows through वायनाड ना, तो एंड वी आल्सो सॉ कि ये contiguous protected area नागरहोले और बंदीपुर भी है ना, तो सेम कबिनी रिवर फ्लोज थ्रू नागरहोले एंड बंदीपुर आल्सो। वेरी गुड, नागरहोल और बंदीपुर, ठीक, यहाँ से भी काबिनी रिवर फ्लो करती है। अच्छा एडिशन था, नाइस। आगे चलते हैं। तो चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे थे हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ये भी याद रखना कि यहाँ पे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट विलेज है हस कोरजोक विलेज जो है वो लोकेटेड है और इट इज़ होम टू द हाईएस्ट एल्टीट्यूड वाटर लेक। यहाँ पे सोमोरेरी, पैंगोंगसो और सोकार जो है वो लोकेटेड है। इनमें से सोमोरेरी जो है वो एक रामसर वेटलैंड साइट भी है। रिवर्स जो है वो इंडस रिवर देखने को मिल जाती है। स्पीशीज़ की बात करें तो स्नो लेपर्ड जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कोई IUCN स्टेटस बता सकता है स्नो लेपर्ड का क्या है? वेरी गुड, वल्नरेबल। तो एक थंब रूल याद रखना, जितने भी लेपर्ड्स है सबका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, फिर चाहे वो स्नो लेपर्ड हो, नॉर्मल लेपर्ड हो, क्लाउडेड लेपर्ड हो। आगे चलते हैं। काराकोरम नुब्रा शोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभी न्यूज़ में थी बिकॉज इंडिया की तरफ से कंसर्न है कि हमने इसको डिमार्केट करना होगा क्योंकि जो चाइना की तरफ से जो इंट्रूजन हो रहे हैं उसके चलते इट्स बेटर कि हम लोग इसको पहले डिमार्केट कर लें। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो देहरादून में आई थिंक लोकेटेड है, तो इसको ये काम दिया गया है कि ये मैप करे ये पूरी जो काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको, ठीक है। नुब्रा शोक नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस सेंचुरी के बारे में एक खास बात ये है कि यहाँ पे बैक्टीरियन कैमल भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट UPSC ने एक स्टेटमेंट में ये पूछा था कि इंडिया में ये बैक्टीरियन कैमल मिलता है कि नहीं मिलता। वैसे स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से था कि डबल हम्प्ड कैमल, एक ऐसा ऊँट जिसके पास दो दो हम्प्स होते हैं, तो यहाँ पे लद्दाख रीजन में वो मिलता है। बैक्टीरियन कैमल बोलते हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरिया वाला रीजन है ऊपर सेंट्रल एशिया में, वहाँ से ये कैमल जो है ये नाम मिलता है इसको, ठीक है। तो याद रखना ये 2 हम्प्स कैमल यहाँ पे मिलता है देखने को। इसके अलावा ये जो लोकेशन की बात करें तो ये ईस्टर्न मोस्ट रीचेज जो है काराकोरम रेंज की लेह डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे ये लोकेटेड है और सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, और ईस्ट ऑफ देओसाई नेशनल पार्क एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऐसे भी थोड़ा सा मैप में आपको पता होना चाहिए कहाँ पड़ रहा है ये चीज़। अब एक फेमस विलेज भी है, ये कम्युनिटी ऑफ डिस्किट बोलते हैं, ठीक है। ये काफ़ी बार अगर कोई ट्रैवल करने गया हो लद्दाख रीजन में तो इस गांव का नाम ज़रूर सुना होगा, ठीक है। तो ये जो गांव है ये कम्युनिटी जो है ये इस सेंचुरी के बीच में लोकेटेड है। अब रिवर की बात करें तो शोक रिवर यहाँ से बहती है और ये ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। नेक्स्ट, इसमें फ्लोरा फौना की बात करें तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनिमल स्पीशीज़ है जो काफ़ी बार न्यूज़ में रहा है इस साल। तो स्पीशीज़ का नाम है तिब्बतियन एंटीलोप या चीरू। तो कोई मेरे को बता सकता है IUCN स्टेटस क्या है और ये न्यूज़ में क्यों था चीरू? endangered चिरू। आई थिंक नियर थ्रेटेंड। करेक्ट, नियर थ्रेटेंड है। एंड न्यूज़ में क्यों रहा है चीरू? इनफैक्ट हम लोगों ने चैनल में क्विज भी डाला था तो शायद पता ही होगा, तो बता दो कोई। फर। करेक्ट, तो इसका जो फर था ना वो एक्चुअली पश्मीना शॉल्स में ऐसा सुनने में आ रहा था। इसका जो फर होता है वो एक्चुअली पश्मीना जो शॉल था उसके अंदर मिल रहा था, तो उसकी वजह से WCCB जो वाइल्ड लाइफ कंट्रोल क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है और जो ED वगैरह है वो सब जो ट्रेडर्स थे पश्मीना शॉल के उनको पकड़ रहे थे, ठीक है। ये थोड़ा सा केस इसलिए न्यूज़ में था, तो इसलिए पता होना चाहिए चीरू के बारे में, याद रखना नियर थ्रेटेंड है। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश रीजन के अंदर पहला है नेशनल चंबल सेंचुरी NCS, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत लार्ज स्केल पे इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी, आपको पता ही है यहाँ पे बैडलैंड टोपोग्राफी देखने को मिलता है इस रीजन के अंदर, प्लस चंबल रिवर है और इसकी वजह से जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है और यहाँ पे लार्ज स्केल पे इस इलीगल सैंड माइनिंग हो रही थी। तो उस इलीगल सैंड माइनिंग को रोकने के लिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ पार्ट में हम लोग लीगल कर देंगे सैंड माइनिंग को,
ठीक है। सो जो कि पहले 2006 से बैन थी यहाँ पे। अब ये जो नेशनल चंबल सेंचुरी है ये 3 स्टेट्स के अंदर पड़ती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों जो रीजन है ये शेयर करते हैं इस सेंचुरी को। और एक रिवराइन सेंचुरी है, और आपको पता ही है यहाँ पे जो चंबल रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है पार्वती, वो फ्लैंक करती है पूरे सेंचुरी को। और ये होम है टू द घड़ियाल। ठीक है, क्रोकोडाइल की स्पीशीज है ये घड़ियाल, और ये यहाँ पे लोकेटेड है। तो कोई घड़ियाल का IUCN स्टेटस बता दीजिए। वल्नरेबल। endangered. क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, फॉरेस्ट टाइप की बात करें वेजिटेशन की, तो कटियार ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा स्पीशीज में हम लोगों ने घड़ियाल तो पढ़ ही लिया, गैंगेटिक डॉल्फिन भी मिलता है, मगर क्रोकोडाइल भी मिलता है, एंड सेवरल रेयर टर्टल स्पीशीज भी मिलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, MP का जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसने अप्रूव किया है एक नया टाइगर रिजर्व। तो अभी NTCA ने इसको फाइनल अप्रूवल नहीं दिया है, अभी 5th स्टेट की तरफ से इसको अप्रूवल मिला है। तो पता होना चाहिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, MP के अंदर है। और ये न्यू टाइगर रिजर्व वो दिया गया है फॉर द पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पन्ना टाइगर रिजर्व आपको पता ही है कि उसमें बहुत सारा जो एरिया है ऑलमोस्ट 1/4 जो है वो सबमर्ज हो रहा है ड्यू टू इंटरलिंकिंग ऑफ केन बेतवा रिवर। ठीक है, सो ये MP का मैप अगर कुछ हम बनाए तो इस तरीके से MP का मैप है। ठीक है, और यहाँ पे एक रिवर है और यहाँ पे एक रिवर है। ठीक है, तो ये वाला रिवर कौन सा है? चंबल। नहीं मैडम, ये केन और बेतवा में से कोई एक अच्छा, रिवर केन बताना है। बेटवा। अच्छा अच्छा, सॉरी लेफ्ट बेतवा है और राइट केन है। केन, हाँ। वेरी गुड। केन, ये बेतवा है और ये केन है। ठीक है, याद इस कई बार ना ये याद नहीं रहता, इनफैक्ट मेरे को कई बार कंफ्यूजन हुआ है। मैंने तो हम जनरली इसको बोलते हैं केन बेतवा इंटरलिंक। तो पानी जा रहा है केन से और जा किस में रहा है, बेतवा से। तो ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा सूखा है, बुंदेलखंड का रीजन या राजस्थान के पास पड़ता है, तो ऐसा मान के चलो कि थोड़ा पानी कम है यहाँ पे। ठीक है, तो आप पानी यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेगा केन से बेतवा में ले जा रहे हैं, और इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे पड़ रहा है। ठीक है, केन इस इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बनने से ये जो पन्ना टाइगर रिजर्व यहाँ पड़ रहा था वो डूब रहा है। इसलिए NTCA ने UP और MP गवर्नमेंट को दोनों को बोला था कि आप नए टाइगर रिजर्व बनाओ, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप एरिया सबमर्ज कर रहे हो तो अब टाइगर्स को कहीं तो शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए MP ने अभी ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व एक तरीके से कंपनसेशन के लिए बनाया है। और UP ने अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस भी किया था 53rd टाइगर रिजर्व रानीपुर बनाया था, वो स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये थोड़ी बैक स्टोरीज आई गेस याद रहेंगी आपको ये चीज़ें। तो इसके अंदर अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और फ्लोरा फोना के अंदर बात करें तो लेपर्ड है, वुल्फ है, जैकल है, स्लॉथ बेयर वगैरह हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आगे चलते हैं फिर। माधव नेशनल पार्क, यहाँ पे टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया था ऑलमोस्ट आफ्टर 6 डिकेड, मतलब 60 सालों के बाद यहाँ पे टाइगर्स वापस आए हैं। और टाइगर जो है MP के ही जो बाकी नेशनल पार्क है उनसे लाए गए हैं, जैसे पन्ना, बांधवगढ़, सतपुरा नेशनल पार्क, इनसे लाए गए हैं टाइगर। अब ये वाला जो है ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ रहा है, पार्ट ऑफ द अपर विंध्यन हिल्स। और यहाँ पे 2 लेक्स हैं काफ़ी फेमस है, शाक्य सागर और माधव सागर। इसके अलावा मदीखेरा डैम जो है वो भी लोकेटेड है इसके अंदर, तो ये पता होना चाहिए। वेजिटेशन की बात करें तो ड्राई डेसिडियस ही जनरली देखने को मिलेगा। नॉर्थ के अंदर तो आप जनरली देखोगे ड्राई डेसिडियस टाइप का ही मिलेगा आपको जो वेजिटेशन है वो। ठीक है, अब स्पीशीज़ की बात करें तो टाइगर्स हैं, हाइना, स्लॉथ बेयर एक्सेट्रा, क्रोकोडाइल वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पे। ठीक है, तो स्पीशीज़ में इतना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, बस सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि टाइगर्स को रीइंट्रोड्यूस किया गया है। फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, वो न्यूज़ में था बिकॉज यहाँ पे जो एशियाटिक लायंस है उनको रीइंट्रोड्यूस किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम गुजरात। ठीक है, यहाँ से ट्रांसलोकेशन हो रहा है। इसके अलावा अभी हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज भी सॉल्व किया था, वहाँ पे हमने देखा था गुजरात का जो गिर नेशनल पार्क है वहाँ से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर टाइगर लॉयंस को शिफ्ट करने का बात हो रहा है। किसी को नाम याद है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का? क्या था? गर्दा। वर्धा। तो वर्धा जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जहाँ पे लायंस को रिलोकेट किया जा रहा है, क्योंकि एक ही जगह लायंस जो है ना अभी सिर्फ गिर के अंदर ही लोकेटेड है। तो अगर कोई बीमारी हो जाती है तो सारे के सारे जो लायन की हमारी प्रजाति है वो वाइप आउट हो जाएगी। इनफैक्ट एशियाटिक लायन पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ इंडिया के अंदर गिर नेशनल पार्क में है।
तो इसलिए उनको सेव करने के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको ट्रांसलोकेट हम लोग करें, ठीक है। अब ये जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, इसका पहले नाम था बोरीवली नेशनल पार्क, अभी ये जो कि संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया था। और यहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस का भी एरिया है, यहाँ पे कन्हरी केव्स लोकेटेड है जो कि बुद्धिस्ट हिस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड है। अब यहाँ पे लेक्स भी है, 2 मैनमेड है, याद रखना मैनमेड है, तुलसी लेक और विहार लेक। नेक्स्ट ट्राइबल्स भी रहते हैं, वर्लीज और महादेव कोलीज। तो वर्लीज के आपने वर्ली पेंटिंग ज़रूर सुनी होगी, ठीक है, वर्ली पेंटिंग वो इन्हीं से एसोसिएटेड है कि जिसपे वो स्ट्रिक्ट ड्राइंग करते थे ऐसी ऐसी, ठीक है, रेड बैकग्राउंड के ऊपर, याद रखना। अब फॉरेस्ट की बात करें तो मिक्स डेसिडियस है, तो आप समझ ही सकते हो क्योंकि ये मुंबई वाला रीजन है, वहाँ पे सी भी पड़ जाता है, लैंड ब्रीज सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा मिक्स डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। बाकी फ्लोरा फौना इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है उड़ीसा। तो उड़ीसा का भीतर करने का नेशनल पार्क अभी काफ़ी न्यूज़ में है, बिकॉज यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के कुछ बच्चे जो हैं वो जन्म लिए हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसका जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो कोई IUCN स्टेटस बता सकता है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। गलत जवाब है ये। आंसर है इसका लीस्ट कंसर्न, ठीक है। तो कई कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि घड़ियाल हम लोगों ने पढ़ा कि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है जो कि क्रोकोडाइल फैमिली का पार्ट है, तो कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, तो उसमें फंसना नहीं है। ये जो है ये लीस्ट कंसर्न है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। अब पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है इसका, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ है ये? केंद्रापारा जो है उड़ीसा का, वहाँ पे ये लोकेटेड है। और इसके जो सदर्न एंड है, सदर्न साइड में गहिर माता बीच है। और गहिर माता आप सबको पता है एक इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है एक टर्टल का। नाम बता सकते हैं क्या है उस टर्टल का? ऑलिव रिडली सी टर्टल। करेक्ट। IUCN स्टेटस? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नहीं, वल्नर करेक्ट, वल्नरेबल। वल्नरेबल है। वेरी गुड, हम्म। वल्नरेबल है IUCN स्टेटस। मैं इनकी जो नेस्टिंग साइट, जो नेस्टिंग का जो प्रोसेस होता है उसको एक टर्म से हम रेफर करते हैं, किसी को वो पता है? अरीबादा। वेरी गुड, अरीबादा है, याद रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पे रिवर्स भी हैं कुछ जो एस्टुरियल रीजन में बनाती हैं, यहाँ पे एस्टुरीज बनाती है, ब्राह्मणी, बैतरनी, डामरा एंड पाठशाला, ठीक है। ये रिवर्स इसी भीतर करने का नेशनल पार्क से होके गुजरती हैं। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव है और फर्स्ट लार्जेस्ट तो आपको पता ही है सुंदरबन है। यहाँ पे फ्लोरा फौना की बात करें तो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है, हाइनाज है, वाइल्ड बोयर्स है, बाकी कुछ हीरोन की स्पीशीज़ है। तो इनफैक्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट हेरोनरी है। हेरोनरी मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे हिरोन जो है ये ब्रीड करते हैं, तो हिरोन एक तरह का बड़ा वाटर बर्ड बोल सकते हैं उसको। तो ये था भीतर करने का नेशनल पार्क के बारे में। नेक्स्ट है राजस्थान। तो राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क है, वो न्यूज़ में है बिकॉज यहाँ पे ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है, जो FAO का जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, वो यहाँ पे एक कंजर्वेशन जो है क्रिटिकल बायोडाइवर्सिटी का उसको फंड कर रहा है। अब डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में UPSC ने 2020 का जो प्रीलिम्स था उसमें सवाल पूछा था, और अब काफ़ी डिटेल में सवाल पूछा था। इनफैक्ट इसके जो स्टेटमेंट है वो जवाब देते हैं उस क्वेश्चन। तो जैसलमेर और बाड़मेर जो डिस्ट्रिक्ट है, ऑलमोस्ट जो 2 बॉर्डरिंग स्टेट्स है राजस्थान के, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, उसके अंदर ये लोकेटेड है। एंड इट इज़ होम टू द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, द स्टेट एनिमल चिंकारा, द स्टेट ट्री केजरी एंड द स्टेट फ्लावर रोएडा, ठीक है। तो सारा जो भी स्टेट एम्बलम्स हैं, जो भी स्टेट के फ्लैगशिप स्पीशीज बोल सकते हैं, वो सब इस डेजर्ट नेशनल पार्क में लोकेटेड है। इसके अलावा एक और स्पीशीज़ है, उसका नाम है मालढोक, ठीक है। तो मालढोक बता सकते हैं क्या है ये, क्या किस चीज़ की स्पीशीज़ है बड़ी? ग्रेट बस्टर्ड्स को ही बोला जाता है मालडोक। वेरी गुड। महाराष्ट्र में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को भी मालढोक बोलते हैं, तो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा इसका सोन चिरैया भी नाम होता है, वो MP के अंदर होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इसके अलावा एक कम्युनिटी भी है, बिश्नोई कम्युनिटी, कई बार आपने इसके बारे में सुना भी होगा। तो ये यहाँ पे नेचर के साथ काफ़ी एक हारमोनियस रिलेशन में रहती है। तो केजरी ट्रीज को वर्शिप करते हैं, ये जो डियर्स हैं, ये चिंकारस हैं, इनको भी प्रोटेक्शन ये लोग करते हैं, ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो एरिड टाइप का क्लाइमेट है, लो रेनफॉल है। वेजिटेशन यहाँ पे थॉर्न टाइप की मिलेगी आपको। फौना के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक जो सलमान भाई जिससे एसोसिएटेड है, चिंकारा,
वुल्फ, इंडियन फॉक्स वगैरह वगैरह देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रणथंबोर टाइगर रिजर्व। रणथंबोर टाइगर रिजर्व अभी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पे कुछ टाइगर्स को शिफ्ट किया गया है यहाँ से रणथंबोर से टू सरिस्का टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे सरिस्का भी आएगा। तो ये जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है बिकॉज ये एक तरीके से जंक्शन का काम करता है बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यास। ठीक है, और यहाँ पे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान का। तो ये रणथंबोर जो एक नेशनल पार्क भी है। इसके अलावा यहाँ पे रणथंबोर फोर्ट भी है जो आई थिंक चौहान डायनेस्टी जो थी उनका लास्ट अबोर्ड बोल सकते हैं, मतलब लास्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, पहले पृथ्वीराज चौहान थे, उसके बाद जो चौहान डायनेस्टी थी वो रणथंबोर में थी, एंड फिर यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी जो अटैक करता है उसके बाद उनका डिक्लाइन हो जाता है काफ़ी हद तक। तो ये रणथंबोर फोर्ट भी है और यूनेस्को के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है यहाँ पे। इसके अलावा पदम तालाब, मलिक तालाब और राजबाग नाम से लेक्स भी हैं यहाँ पे। रिवर्स की बात करें तो चंबल है और बनास लेक है जो दो साइड से बहती हैं यहाँ पे। वेजिटेशन ड्राई डेसिडियस है और स्पीशीज आई थिंक डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। आगे चलते हैं सरिस्का। तो सरिस्का जो है ये अगर आप राजस्थान में हरियाणा की तरफ से जाते हो, ठीक है, तो अलवर पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो ये टाइगर रिजर्व है, ये बेसिकली अरावली रेंज का ही पार्ट है और यहाँ पे नीलकंठ टेम्पल है। इसके अलावा पांडुपुल हनुमान टेम्पल है और कनकवाड़ी फोर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो माउंटेन, ग्रासलैंड और ड्राई डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट है। स्पीशीज़ यहाँ पे अगेन सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, बहुत सारी ये स्पीशीज़ बाकी भी जगह मिल जाती है तो इसलिए खास नहीं है। नेक्स्ट, थाल चप्पर ब्लैक बक सेंचुरी। तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उन्होंने कंप्लीट प्रोहिबिशन लगा दी है ऑन एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी इनसाइड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ दिस थाल चप्पर। तो थाल चप्पर ब्लैक बक जो सेंचुरी है ये थाल जो डेजर्ट है वहाँ पे लोकेटेड है और थाल का राजस्थान में मतलब प्लेन लैंड होता है। ठीक है, और ब्लैक बक के लिए काफ़ी फेमस है। और इसके अलावा मोठिया नाम का एक पर्ल या एक स्पेशल टाइप का ग्रास जो है वो यहाँ पे मिलता है। तो जनरली फॉरेस्ट टाइप या वेजिटेशन यहाँ पे ग्रासलैंड टाइप की आपको देखने को मिलती है। तो दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस थाल चप्पर ब्लैक बक सेंचुरी। ठीक है, आगे ब्लैक बक से तो आपको याद रहेगा ही राजस्थान। आगे चलते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु का जो WPA एक्ट के अंदर इन्होंने नोटिफाई किया है। और लोकेशन की बात करें तो कृष्णागिरी और धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट है। तो ये एक्चुअली ऑलरेडी कावेरी नाम से कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी। इनफैक्ट तमिलनाडु में कावेरी नॉर्थ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, यानी जो नॉर्थ साइड है कावेरी रिवर के वहाँ पे ऑलरेडी एक सेंचुरी थी, अब इन्होंने साउदर्न साइड बना दी है। इसके अलावा जो नेबरिंग कर्नाटका है जहाँ से कावेरी ओरिजिन होती है वहाँ पे भी कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी हुई है। अब ये एक कॉन्टिग्यूस जोन फॉर्म कर रहा है। कॉन्टिग्यूस मतलब कनेक्टिंग जोन टू द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व थ्रू मलाई मधेश्वरा। ठीक है, मलाई मधेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिलीगिरी रंगस्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व इन कर्नाटका एंड सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इन तमिलनाडु। ठीक है, तो इनके बीच में एक कनेक्टिंग जोन की तरह काम करा। तो ये बाकी जो एरियाज हैं प्रोटेक्टेड एरियाज ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट एलिफेंट हैबिटेट भी है जहाँ पे 2 एलिफेंट कॉरिडोर भी देखने को मिलते हैं, तो ये पता होना चाहिए। तो रिवर कावेरी है, फ्लो करते हैं क्योंकि कावेरी नाम ही आ रहा है यहाँ पे। बाकी स्पीसीज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आगे चलते हैं। मधुमलाई टाइगर रिजर्व अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो बहुत न्यूज़ में है ये वाला, डेफिनेटली पूछा जा सकता है तो उसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। बिकॉज जो ऑस्कर जो लोग जीते थे जिनके ऊपर स्टोरी बनी थी एलिफेंट विस्परर्स की, वो भी इसी से एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लोकेशन की बात करें तो नीलगिरी जो डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का वहाँ पे ये है और एक तरीके से ट्राई जंक्शन फॉर्म करता है बिटवीन 3 स्टेट्स, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। शेयर करता बाउंड्री विद वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑन द वेस्ट जो कि केरला में लोकेटेड है, और बंदीपुर जो कि नॉर्थ के अंदर कर्नाटका के अंदर लोकेटेड है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है और कैट्स का जो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड जो एक मैनेजमेंट टू एक्रेडिटेशन है वो भी इन्हें मिला हुआ है। अब
फॉरेस्ट टाइप की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन मॉइस्ट डेसिडियस देखने को मिल जाता है, क्योंकि नीलगिरी है तो यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल भी है। दैट्स वाई ये एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट देखने को मिलता है। और स्पीसीज यहाँ पे एलिफेंट है, गौर है, टाइगर है, पेंथर है, स्पॉटेड डियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो बहुत सारी स्पीशीज़ है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, उत्तराखंड। उत्तराखंड में शिवालिक एलिफेंट रिजर्व है, राइट। तो कोई बता सकता है अभी कितने एलिफेंट रिजर्व है इंडिया के अंदर? 31। राइट, कोई और बढ़ाना चाहेगा? बोली 33 33 है। इनफैक्ट नया जुड़ा है और ये पीटी के अंदर ही लिखा है, तेराई एलिफेंट रिजर्व। कोई लोकेशन बता सकता है इसका? यूपी। वेरी गुड, तेराई से जाना चाहिए था। तो यूपी के अंदर है और ये तेराई एलिफेंट रिजर्व 33rd जो हमारा टाइगर रिजर्व एलिफेंट रिजर्व है वो बना है। ये थोड़ा सा रिलेटेड न्यूज़ था। अब वापस आते हैं शिवालिक एलिफेंट रिजर्व के ऊपर। तो उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली एक डिसीजन लिया था रिपील करने का, एक ऑर्डर जिसके अंदर एयरपोर्ट बनाने के लिए इसको श्रिंक किया जाता था इस एलिफेंट रिजर्व को, तो ये रिपील कर दिया गया है। अब लोकेशन की बात करें तो ये जो रिजर्व है ये प्रोटेक्टेड एरियाज़ के इनसाइड ही लोकेटेड है, जैसे राजाजी नेशनल पार्क हो गया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व हो गया, नंदुआर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोना नंदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये पता होना चाहिए प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहाँ कहाँ लोकेटेड है। इसके अलावा ये रिवर भी गुजरते हैं यहाँ से, यमुना रिवर जो है वो वेस्ट में से निकलती है इसके, और शारदा रिवर जो है वो ईस्ट में से निकलती है। इसके अलावा ये जो माइक प्रोग्राम है एक, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, उसके अंदर भी ये पार्ट है। ये ग्लोबल इनिशिएटिव है माइक नाम से, और इंडिया में कुछ एलिफेंट रिजर्व जो है इसके अंदर नॉमिनेटेड हैं या पार्ट है उनसे। ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व भी इसका पार्ट है। आगे चलते हैं त्रिपुरा में। तो सेपा हिजाला वाइल्ड लाइफ से, बोलिए। ये सेंट पीटर्सबर्ग जो डेक्लेरेशन है वो एलिफेंट से रिलेटेड है ना? रिपीट करना। सेंट पीटर्सबर्ग डेक्लेरेशन। नहीं वो मैम, वो Tigers. टाइगर से एसोसिएटेड। ओके, थैंक यू। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट त्रिपुरा है। त्रिपुरा में ये सेपा हिजाला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज कुछ बेबी लेपर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए थे यहाँ पे। लोकेशन इसका विशालगढ़ त्रिपुरा के अंदर पड़ जाता है, और वुडलैंड विद एन आर्टिफिशियल लेक एंड नेचुरल बोटेनिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन इसके अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे स्पीशीज़ मिल जाती है क्लाउडेड लेपर्ड, ठीक है, IUCN स्टेटस हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था, तो इतना ही जानने लायक इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है इसके अंदर। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, स्पीशीज़ इन न्यूज़ पे। तो ये वाला पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी हर साल इस पार्ट से कुछ ना कुछ सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे आपने अगर PYQs का एनालिसिस किया होगा तो आपने देखा होगा किसी साल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ लिया, किसी साल एलिफेंट के बारे में पूछ लिया, तो ये रिकरेंट थीम रहता है यूपीएससी का। तो ये पार्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। विद दैट लेट्स मूव ऑन। पहला स्पीशीज़ देखते हैं, एशियाटिक लायन। तो रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया था एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रोजेक्ट लायन। टाइटल था इसका लायन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल। तो इस पेपर में यही बोला गया था कि कैसे हम रिस्टोर और सिक्योर कर रहे हैं लायन के हैबिटेट्स। अब प्रोजेक्ट लायन जो है इसके अंदर हम एक लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन कर रहे हैं। तो ये कीवर्ड थोड़ा सा ध्यान में रखना, इन कीवर्ड्स में फंसा सकता है आपको यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट में। तो लैंडस्केप इकोलॉजी मतलब लॉयन का जो नेचुरल हैबिटेट है उसी के अंदर हम लोग इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो एक तरीके से इन सीटू कंजर्वेशन हम लोग कर रहे हैं। और ये इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है? तो ये जो गिर लैंडस्केप है गुजरात के अंदर, वहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, विच इज़ ऑल्सो द लास्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन। इसके अलावा एशियाटिक लायन अभी और कहीं नहीं बचे हैं। IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है लायन जो है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये पार्ट है। इसके अलावा हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम रन कर रही थी 22 स्पीशीज़ के लिए, उसमें एशियाटिक लायन भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है टाइगर से, ठीक है, सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सोशल एनिमल होता है, अनलाइक टाइगर। टाइगर थोड़ा सा सॉलिटरी रहता है, बट जो लायन है वो थोड़ा सोशल एनिमल है और ग्रुप्स में रहता है। इनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? प्राइड। एंड जनरली को लीड जो है वो एक लायन ही करता है, लेकिन
अगर नंबर वाइज देखें तो फीमेल ज़्यादा होती हैं एक प्राइड के अंदर। आगे चलते हैं। मेल लॉयन जो होते हैं उनके एक डिस्टिंक्टिव फीचर क्या होता है, उनके एक थिक मेन ऑफ हेयर होते हैं, मतलब ऐसा आप समझ सकते हो गर्दन के आसपास और सर तक काफ़ी घने बाल होते हैं जो फीमेल्स के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट डिफरेंसेस देख लेते हैं एशियाटिक और अफ्रीकन लायंस के बीच में। तो अपार्ट फ्रॉम इंडिया हमारे पास लायंस अफ्रीका के अंदर भी मिलते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा विजन से गलती हो गया, ये एक्चुअली इंटरचेंज था, अफ्रीकन यहाँ पे आना था, तो इस चीज़ को सही कर लीजिएगा। और आई थिंक यही इम्पोर्टेंस है इस डिस्कशन की कि हम लोग ऐसी गलतियाँ भी जो है उनको पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो साइज़ के अंदर एक थंब रूल यही है, जनरली अफ्रीकन स्पीशीज़ जो है हमें लार्जर देखने को मिलेगी इंडियन से या एशियन स्पीशीज़ से। एक बस एक्सेप्शन है राइनो। ठीक है, इंडियन राइनो बड़ा है अफ्रीकन राइनो से, बाकी जनरली जो अफ्रीकन स्पीशीज़ होती है वो जनरली बड़ी होती है एशियन स्पीशीज़ से। तो यहाँ पे जो अफ्रीकन लायन है वो थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द एशियन लायन। नेक्स्ट मेन जो, यानी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो बाल होते हैं गर्दन के अराउंड, ठीक है, वो थोड़े से डेंस होते हैं इन केस ऑफ अफ्रीकन लायन। एंड जो इंडियन लायन होता है उसमें वो जो बाल होते हैं वो थोड़े कम होते हैं और शॉर्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्किन फोल्ड होता है। तो स्किन फोल्ड एक बेली के अराउंड जो है वो एब्सेंट रहता है अफ्रीकन लायंस के अंदर, बट जो एशियन लायन है उसके वो बेली के अराउंड एक लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट रहता है। प्राइड की बात करें तो लार्जर प्राइड होता है अफ्रीकन का, और एशियन का जो प्राइड है वो थोड़ा सा स्मॉलर है। तो ये पता होने चाहिए कुछ डिफरेंसेस। नेक्स्ट थ्रेड्स की बात करें तो देखो, एक तो लिमिटेड से एरिया में लोकेटेड है। तो अभी करंटली बात करें तो इनकी जो लोकेशन है वो गिर नेशनल पार्क में देखने को मिलती है, गिर सेंचुरी में, पनिया सेंचुरी में, मिथिलिया सेंचुरी और गिरनार सेंचुरी। इस एरिया के अंदर जनरली इनकी जो स्पीशीज़ है वो लिमिटेड है, और ये टोटल 5 प्रोटेक्टेड एरियाज जो सारे के सारे गुजरात में है। तो इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कत हो सकती है, जैसे दे बिकम वल्नरेबल टू डिजीज, जेनेटिक इनब्रीडिंग, मतलब कि आपस में ही जब इनब्रीड करते रहते हैं, मीटिंग करते रहते हैं, तो धीरे धीरे जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो कम होती जाती है, एंड ऐसे में वो लेस रेजिलियंट बन जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल चेंज को। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स। नेक्स्ट कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो हम प्रोजेक्ट लायन हम लोगों ने स्टार्ट कर ही रखा है। इसके अलावा ये जो प्रोजेक्ट है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, उसके अंडर उसको फंड किया जा रहा है। इसके अलावा कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ग्रासलैंड लोकेटेड है, ग्रासलैंड का नाम है बन्नी ग्रासलैंड, और एक ट्राइब है मालधारी ट्राइब। तो ये ट्राइब इसी रीजन से एसोसिएटेड है और ये लायंस के साथ रहती हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज है स्नो लेपर्ड। तो स्नो लेपर्ड अभी जो कंजर्वेशनिस्ट है चारुदत्त मिश्रा, उनको एक अवार्ड मिला था, विटले गोल्ड अवार्ड फॉर द एफर्ट्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटी इन कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड का प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, राइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, WPA एक्ट के शेड्यूल 1 और 4 के अंदर आता है। तो जनरली देखो कोई भी इंपॉर्टेंट स्पीशीज होगी ना तो आपको साइट्स के अपेंडिक्स 1 और WPA के अपेंडिक्स 1 के अंदर, शेड्यूल 1 के अंदर मिलेगा ही मिलेगा। तो जनरली ऐसा कोई स्पीशीज है जो इस चीज़ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, वो थोड़ा एक ऑड या एक रेड फ्लैग रहेगा हमारे लिए। बाकी स्नो लेपर्ड की बात करें तो ये जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है उसका भी पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोलते हैं गोस्ट ऑफ माउंटेन, क्योंकि ये बहुत ही छुपा हुआ रहता है, इसको ईजिली देख पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज एक तो कोट इसका ऐसा है जो थोड़ा केमोफ्लाज टाइप का लगता है कि ये ईजिली जो माउंटेन लैंडस्केप है उसमें छुप जाता है। तो ये आप देख सकते हो स्नो लेपर्ड है, यहाँ पे थोड़े से पैचेस बने हुए हैं, और ये पैचेस जो हैं रोजेट यूनिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हर लेपर्ड के ये डिफरेंट होता है, तो इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट फॉर ईच लेपर्ड। फिर फ्लैगशिप स्पीशीज है ऑफ हाई एल्टीट्यूड हिमालयाज, तो एक तरीके से इसके बिहाइंड हम लोग वो कहते हैं ना एक स्टार स्पीशीज होता है, तो वो स्टार स्पीशीज है, और इसी स्पीशीज का इस्तेमाल करके कई सारे कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट्स है उनको रन किया जा रहा है। राइट, नेक्स्ट माउंटेनियस लैंडस्केप ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया, वहाँ पे ये मिलता है। तो हमारे पास टोटल 12 कंट्रीज़ हैं या 12 स्नो लेपर्ड रेंज कंट्रीज़ हैं, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में ये मिलता है। लेकिन हाईएस्ट पॉपुलेशन इसकी चाइना के अंदर है, तो ये चीज़ फैक्ट थोड़ा सा याद रखना। इंडिया के अंदर ये जो वेस्टर्न हिमालयाज़ है जो कि लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड का रीजन है, इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर ये मिलता है।
कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो स्टेट एनिमल डिक्लेयर कर रखा है हिमाचल और लद्दाख का इसे। इंडिया हैज़ ऑल्सो रेटिफाइड अ ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, तो इंडिया इसका पार्ट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड हम लोग चला रहे हैं 2009 से, और एक सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट है 2017 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रन कर रही है विद द हेल्प ऑफ यूएनडीपी एंड द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ये पता होना चाहिए स्नो लेपर्ड के बारे में। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ पे, नीलगिरी तार। तो तमिलनाडु जो है अभी इम्प्लीमेंट कर रहा है प्रोजेक्ट नीलगिरी तार, जिसके अंदर हम जो पॉपुलेशन है इसका इंक्रीज करने वाले हैं। और ये लागू कब से होगा, तो फ्रॉम ईयर 2022 टू 2027 इस पीरियड तक ये प्रोजेक्ट जो है नीलगिरी तार ये चलेगा। IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, WPA के शेड्यूल 1 के अंदर आती है और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का ये पार्ट है, तो एक इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ है। इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसका एक बहुत ही यूनिक पॉइंट ये है कि ये एक मात्र ओनली माउंटेन अंगुलेट है। अंगुलेट मतलब ऐसा स्पीशीज जिसके हूव्स होते हैं, तो हूव्स मतलब अगर आप इसके पैर देखोगे तो वहाँ पे नीचे एक आपको हार्ड सा मटेरियल मिलेगा, ठीक है, इन्हें ही हूव्स बोलते हैं। तो बकरी और गाय वगैरह के आप नीचे पैरों में देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का हूव्स मिलेगा, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसा जानवर है जो हूव्स हैं जिसके, लेकिन वो माउंटेन के अंदर रह रहा है। तो इंडिया के अंदर 12 स्पीसीज हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा माउंटेन अंगुलेट है जो कि साउथ इंडिया में मिलता है हमें। लोकली इसे वराइडू नाम से जानते हैं और डायूरिनल है, मतलब दिन के समय ही मोस्टली ये ग्रेजिंग करता है या घूमता हुआ मिलेगा आपको। अब तार जो है नीलगिरी तार ये अडॉप्टेड है कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट के। फिर स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, बाकी थ्रेड्स जनरल से हैं जो आपको पता ही होंगे। नेक्स्ट हैबिटेट की बात करें तो एंडेमिक है, तो ये वाला पॉइंट जहाँ जहाँ एंडेमिक देखोगे ना वहाँ पे अलर्ट हो जाना। तो एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट इरवाकुलम नेशनल पार्क जो है अन्नामलाई हिल्स के अंदर केरला के अंदर, वहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है नीलगिरी तार की। फिर एक हमने स्पेसिफिकली मुकुर्ती नेशनल पार्क बनाया था ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें इस कीस्टोन स्पीशीज़ को। तो ये मुकुर्ती नेशनल पार्क जो है ये तमिलनाडु में, ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट स्पीशीज़ है रेड पांडास। तो ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क जो है जो कि वेस्ट बंगाल में है, उन्होंने एक प्रोग्राम चालू किया जिसके अंदर वो रिलीज़ करेंगे 20 रेड पांडास इनटू फॉरेस्ट इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसलिए ये न्यूज़ में है और देखने में आप देख ही सकते हो कितना क्यूट एनिमल है ये। तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN ने इसको इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, WPA के अंदर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर है, और स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम जो है उसके अंदर ये स्पीशीज़ आता है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो थोड़ा सा सॉलिटरी रहने वाला जानवर है और आर्बोरियल है। आर्बोरियल कीवर्ड का मतलब क्या होता है, यानी ये पेड़ों पे ही ज़्यादातर अपना समय गुजारता है। इसके अलावा इंडिकेटर स्पीशीज़ है, इंडिकेटर इन द सेंस कि ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई जो एनवायरनमेंट है वो कितना अच्छा है या कितना रेजिलियंट है या कितना प्रिस्टीन है। प्रिस्टीन मतलब प्योर है। अगर बहुत ज़्यादा उधर कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो रही है तो आपको रेड पांडास वहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट डाइट की बात करें तो मेनली बैम्बूज के ऊपर फीड करता है, जस्ट लाइक द चाइना वाला जो पैंडा है उसकी तरह ये भी बैम्बू पे ही फीड करता है। एंड एक एक्स्ट्रा थंब है फॉर फीडिंग एंड क्लाइंबिंग। तो दिस इज ऑल यू नीड टू नो। अब हैबिटेट की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयाज में ही ज़्यादातर इनके जो हैबिटेट है वो लोकेटेड है, और इसके अलावा सिक्किम का ये स्टेट एनिमल है, बट ये अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और मेघालय में भी मिल जाता है, तो ये पता होना चाहिए। और इंडिया के अंदर 2 स्पीशीज़ मिल जाती है, मतलब 2 सब स्पीशीज़, ठीक है। तो 2 सब स्पीशीज़ कौन कौन सी है, एक तो है हिमालयन रेड पैंडा और दूसरा चाइनीज़ रेड पैंडा। ये दोनों स्पीशीज़ इंडिया के अंदर मिल जाती हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो। तो अभी री इंट्रोडक्शन किया गया ग्रेटर वन हॉर्न राइनो का इन द मानस नेशनल पार्क। और ये जो मानस नेशनल पार्क है ये आप जानते हो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, साथ ही साथ एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि वेस्टर्न असम में लोकेटेड है। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था डिफरेंट नेशनल पार्क बेस्ड ऑन कि अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो वो कहाँ पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारा ये मानस नेशनल पार्क पड़ेगा अगर हम वेस्ट बंगाल की साइड से एंटर करेंगे असम के अंदर। अब प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करते हैं तो वल्नरेबल IUCN स्टेटस है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये पार्ट है, साथ ही साथ जो स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम है उसके अंदर भी ये आता है। अब ये पता होना चाहिए जो ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो है ये लार्जेस्ट राइनो स्पीशीज है वर्ल्ड के अंदर, और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4th लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। और
ये तैर भी सकता है डिस्पाइट सच अ ह्यूज साइज। ये एक्सेलेंट स्विमर होते हैं एंड कैन रन अप टू द स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर उसेन बोल्ट भी अगर इसके आगे भाग रहा होता ना तो इससे हार जाता। ठीक है, तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना तेज़ दौड़ता है ये। नेक्स्ट, सॉलिटरी एनिमल होता है, मतलब ग्रुप्स में नहीं रहता अनटिल अनलेस जब मदर जो है वो बच्चे को फीड कर रही होती है। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट अकेले रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट, इनका जो सेंस ऑफ हेयरिंग और स्मेल है ये बहुत इनक्रेडिबल होता है, लेकिन इनकी जो आई साइट है वो पुअर होती है। ठीक है, तो एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया इस तरीके से। फिर जस्टेशन पीरियड, मतलब बच्चा कितने महीने तक मदर के वूम के अंदर रहता है, तो 16 मंथ है। तो यूपीएससी ने एक बार एलिफेंट के रेस्पेक्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों को बाकी भी स्पीशीज़ के एक बार देख लेना चाहिए ये चीज़। ठीक है, अब इनको जनरली हंट क्यों किया जाता है, तो चाइनीज़ जो मेडिसिन है, कई ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसके अंदर इसका जो हॉर्न है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका हॉर्न जो है ये बेसिकली कोई बोन नहीं है, दिस इज़ बेसिकली मेड ऑफ कैरेटिन। कैरेटिन एक तरह का प्रोटीन है जो हमारे बालों के अंदर बनाने में हेल्प करता है, और यही कैरेटिन जो है ये धीरे धीरे मैश करके एक हॉर्न बन जाता है राइनोस का। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। हैबिटेट की बात करें तो ये जो तराई रीजन है, एलुवियल तराई रीजन, वहाँ पे ये मिलता है, या जो रिवराइन फॉरेस्ट है वहाँ पे ये देखने को मिल जाता है। इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे ये मिलता है। तो इट्स नॉट ओनली एंडेमिक टू इंडिया। नेक्स्ट, इंडिया इज़ होम टू ओवर 85% ऑफ द पॉपुलेशन। इसके अलावा एक और फैक्ट है, सुमात्रा का जो राइनो था वो सबसे छोटा है। ठीक है, सुमात्रा एंड जावा के अंदर जो राइनोस थे वो छोटे थे कंपेयर टू द ग्रेट इंडियन वन हॉर्न राइनो। नेक्स्ट, अगर हम मेनली बात करें तो ज़्यादातर ये इनकी पॉपुलेशन है वो लोकेटेड कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज़ में है। तो टोटल 7 ये जो प्रोटेक्टेड एरिया है इनमें मोस्टली इनकी सारी स्पीशीज़ देखने को मिलती है। पहला है काजीरंगा, यहाँ पे हाईएस्ट इनकी पॉपुलेशन है। फिर है पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर है ओरांग नेशनल पार्क, फिर है मानस नेशनल पार्क, ये सभी आसाम के अंदर है। फिर वेस्ट बंगाल के अंदर है हमारे पास जल्दापारा नेशनल पार्क एंड गोरुमारा नेशनल पार्क। एंड लास्टली उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा जो नेशनल पार्क है वहाँ पे ये लोकेटेड है। तो हम लोगों ने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो आई होप दिक्कत होगा नहीं वहाँ पे। नेक्स्ट, इससे कंजर्वेशन मेजर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया ने एक इंडियन राइनो विजन 2020 लॉन्च किया था, ये बताने के लिए कि कैसे हम कंजर्व करेंगे और पॉपुलेशन डबल करेंगे राइनोज की। ठीक है, वो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है सांगाई ब्राउन ब्रो एंटिलियर डियर। तो ये पीएम ने अभी एड्रेस किया था मणिपुर का सांगाई फेस्टिवल वाया वीडियो मैसेज, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में है। तो ये सांगाई जो डियर है ये सिर्फ मणिपुर में मिलता है, यानी एंडेमिक टू ओनली मणिपुर। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंदर एंडेंजर्ड स्टेटस मिला हुआ है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। WPA के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर आता है, और जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसके अंदर भी ये है। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो मीडियम साइज़ का डियर है, और ऊपर ये एंटिलियर्स है। ठीक है, एंटिलियर्स यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सर पे से जो निकल रहे, तो जनरली हम लोग किंग जैसा इनको बोल देते हैं, लेकिन हॉर्न और एंटिलियर्स में डिफरेंस होता है। हॉर्न जो होते हैं वो स्कल से कनेक्टेड होता है, ये पता होना चाहिए। और एंटिलियर्ड जो होता है ना वो स्कल से कनेक्टेड नहीं होता, दे आर लाइक प्रोजेक्शन जो कि साल दर साल ग्रो करते रहते हैं, और कुछ समय बाद फॉल ऑफ भी कर जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये सीजनली ग्रो करते हैं, तो ऐसा आप समझ सकते हो ये डिफरेंस है एंटिलियर्स और हॉर्न के बीच में। अब इसको डांसिंग डियर नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज ये जो फुमड़ी है, फुमड़ी मतलब जो फ्लोटिंग ग्रास होता है, काईबुल लेमजाओ जो लेक है वहाँ पे, उसके ऊपर ये मिलता है। अब ये उन फुमडीज़ के ऊपर चलता है तो ना वो फुमडीज़ ऊपर नीचे होते हैं बिकॉज ऑफ बायंसी, या जो पानी इनको ऊपर प्रेशर लगाता है तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो इसलिए लगता है कि डांस कर रहा है। तो दैट्स वाई दिस नेम इज़ देयर डांसिंग डियर। अब थ्रेट की बात करें तो ये जो फुमड़ी का जो इकोसिस्टम है पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज़ लाइक पैराग्रास, और पोचिंग वगैरह है, पॉल्यूशन है, तो इसकी वजह से इसका पॉपुलेशन जो है वो कम हो रहा है। नेक्स्ट, कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो स्टेट एनिमल है मणिपुर का, और रामसर साइट हम लोगों ने डिक्लेयर किया है जो लोकतक लेक है उसे। लोकतक मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में भी है, तो वो भी पता होना चाहिए आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ पे। फिशिंग कैट है हमारे पास। तो चिलिका लेक के अंदर जो एशिया का जो लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, वहाँ पे जो चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो एक सेंसस कर रहे हैं या इनका एक स्टडी कर रहे हैं फिशिंग कैट्स का। राइट, तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें फिशिंग कैट की, तो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है, तो ये अपेंडिक्स 2 में है। तक आई थिंक पहला स्पीशीज देखा है जो अपेंडिक्स 2 में मिला है हमें।
और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में आता है। जनरली देखने में थोड़ा सा हाउस होल्ड कैट जैसा ही लगेगा, लेकिन हाउस होल्ड कैट से ये ऑलमोस्ट डबल द साइज़ है, ठीक है, दुगना है उससे, जो हमारे घरों के आसपास जो बिल्लियाँ मिलती है उनसे। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नॉकटर्नल है। अभी तक हमने जितनी भी स्पीशीज देखे थे वो जनरली डायूरेनल थी, यानी दिन के टाइम बाहर निकलती थी, बट ये रात के टाइम बाहर निकलती है। और एक अडेप्ट स्विमर है, तो जनरली जो फिशेज होती है उनके ऊपर फीड करती है। अब रिमार्केबल फीचर यही है कि इनके एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है फर का, जो उन्हें पानी के अंदर मूव करने में हेल्प करता है। और जनरली आपको ये वेटलैंड्स या जो मैनग्रोव हैबिटेट्स है उसी के अराउंड देखने को मिलेगा। तो सुंदरबन जो हो गया या जो भीतर करने का है, वहाँ पे आपको ये काफ़ी देखने को मिल जाएंगे अपार्ट फ्रॉम चिलिका लेक। फिर ये स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का एंड डेजिग्नेटेड एज द एम्बेसडर ऑफ चिलिका सिंस 2020, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्पीशीज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है स्लेंडर लॉरिस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है और इस साल आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस पर शायद क्वेश्चन हो, बिकॉज तमिलनाडु ने इंडिया का पहला सेंचुरी डिक्लेयर किया है फॉर स्लेंडर लॉरिसेस। और ये कहाँ है, मतलब नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है कडावुर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी, और ये से WPA एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया गया, जो हम लोगों ने पढ़ा ही था। अब IUCN स्टेटस की बात करें तो कि दो सब स्पीशीज है स्लेंडर लॉरिस की, एक है ग्रे स्लेंडर लॉरिस और एक है रेड स्लेंडर लॉरिस। तो जो ग्रे स्लेंडर लॉरिस है वो इंडिया में मिलता है और रेड स्लेंडर लॉरिस जो है वो श्रीलंका में मिलता है। अब अगर आपको याद रखना तो आप थोड़ा सा ऐसे समझ लो कि श्रीलंका जो है वो सन के थोड़ा सा मतलब इक्वेटर के थोड़ा पास पड़ता है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ वाला जो स्लेंडर लॉरिस है वो रेड हो गया बिकॉज ऑफ हीट। मतलब आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ रिमेंबरिंग, ठीक है, बाकी उसका कोई लॉजिक नहीं है। राइट, तो ग्रे स्लेंडर लॉरिस सिर्फ इंडिया में मिलता है और नियर थ्रेटेंड है, इंडिया वाला नियर थ्रेटेंड है, और रेड स्लेंडर लॉरिस जो है इंडेंजर्ड है। ठीक है, तो आप अपने अपने कुछ भी लॉजिक बना के या ऐसे निमोनिक बना के याद रख सकते हो ये सब चीज़ों को। नेक्स्ट साइट्स के अपेंडिक्स 2 के अंदर आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये आता है, तो ये पता होना चाहिए। आगे कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आर्बोरियल है। आर्बोरियल मतलब कि पेड़ों के ऊपर रहता है ज़्यादातर टाइम, और ऐसा प्राइमेट है दैट कैन नॉट जंप। तो प्राइमेट्स क्या होते हैं, प्राइमेट जैसे ह्यूमन लाइक स्पीशीज़ अगर हम बोले मैमल्स की, उनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं, जैसे चिंपैंजी, ओरंगोटैंग, गोरिल्ला। ह्यूमन भी प्राइमेट ही कहलाते हैं। तो बाकी सारे प्राइमेट जंप कर सकते हैं, बट ये बेचारा जो है स्लेंडर लॉरिस, देखने से ही बेचारा सा लग रहा है, ये बेचारा नहीं जंप कर पाता, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हैबिटेट की बात करें तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, केरला, तमिलनाडु, इस रीजन में ही जनरली देखने को मिलता है। तो जो ट्रॉपिकल स्क्रब और डेसिडियस फॉरेस्ट है वहीं ये देखने को मिलेगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो इंडियन पैंगोलिन, तो ये तो इनफैक्ट अगर आप UPSC 2-3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने डेफिनेटली हर साल इस स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा ही होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इलीगली ट्रेडेड स्पीसीज़ है। इनफैक्ट साइट के COP19 के अंदर पार्टीज़ को अर्ज किया गया था कि आप जो पेंगोलिन का जो यूसेज है मेडिसिन के अंदर, जो डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करें ट्रेडिशनली, उसमें से इसका रेफरेंस हटा दीजिए, ठीक है। तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंदर एंडेंजर्ड स्टेटस है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 और 4 का ये पार्ट है। अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लार्ज एंट ईटर है, मतलब जो चींटियाँ होती है उसको ये खाता है, और इस पूरी बॉडी पे स्केल है। तो ये एकमात्र मैमल है जिसकी बॉडी पे स्केल मिलते हैं, तो ये एक यूनिक फीचर है इसके बारे में, ये चीज़ याद रखना। जनरली स्केल्स जो है आपको रेप्टाइल्स वगैरह में देखने को मिलेंगे, लेकिन दिस इज़ द ओनली मैमल स्पीसीज जो पूरा स्केल्स में कवर्ड है। नेक्स्ट, ये अपने आप को बचाने के लिए बॉल बना, मतलब बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी अपना जो बेली है उसको छुपा लेता है, बाकी पार्ट में स्केल्स है इसलिए उसको कोई खा नहीं सकता है। बिहेवियर की बात करें तो जनरली सॉलिटरी है, मतलब अकेला रहता है और रात में निकलता है खाने के लिए। दिस इज़ ऑल यू नीड टू नो अबाउट इस। हैबिटेट की बात करें थोड़ा सा, तो वर्ल्ड के अंदर 8 स्पीसीज़ है पैंगोलिन की, बट इंडिया के अंदर 2 स्पीसीज़ मिलती है। एक तो इंडियन पैंगोलिन जो कि एंडेंजर्ड है, और एक चाइनीज़ पैंगोलिन है जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इससे पहले हम लोगों ने रेड पांडा के केस में देखा था कि चाइनीज़ जो रेड पांडा है वो भी इंडिया में मिलता है, अपार्ट फ्रॉम द हिमालयन रेड पांडा। तो वैसे ही सिमिलर सिचुएशन हमें पैंगोलिन के केस में भी देखने को मिलती है। बाकी लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशीज है जयपुर ग्राउंड गेको। तो ये अभी रिसेंटली साइट्स के जो अपेंडिक्स 2 में है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। IUCN स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर है।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नॉक्टर्नल है, यानी सिर्फ रात में निकलता है। और एक यूनिक चीज़ इसके बारे में है कि एंडेमिक टू द पेनिनसुलर इंडिया, जनरली जो ईस्टर्न घाट है उसके अंदर वहाँ पे पाया जाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रीजन के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो वल्नरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये इंक्लूडेड है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हॉर्नबिल जो फैमिली है उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट मेंबर है। नेक्स्ट, ये जो फीमेल ग्रेट हॉर्नबिल्स होते हैं दे आर जनरली स्मॉलर देन मेल्स। और डाइट की अगर हम बात करें तो फिग्स खाते हैं, मतलब जो प्लांट बेस्ड फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं उनको खाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एग्स और एम्फीबियन रेप्टाइल्स वगैरह वगैरह जो है उनको भी ये लोग कंज्यूम कर लेते हैं। अब हैबिटेट की बात करें तो वेट एवरग्रीन और मिक्स डेसिडियस फॉरेस्ट में मिलते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेंज फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया थ्रू इंडो चाइना, साउथ ऑफ माले एंड सुमात्रा। तो मतलब एक बहुत लॉन्ग रेंज है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इंडिया के अंदर जो वेस्टर्न घाट्स हो गया और हिमालय जो रीजन है उसमें पाए जाते हैं। कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें तो स्टेट बर्ड है केरला का, और एक हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्टेशन प्रोग्राम चला था, एक कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम था। और इसमें हम लोग कंजर्व करने की बात कर रहे थे ये जो ग्रेट हॉर्नबिल है उसको। राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज इज लेसर फ्लोरिकन। तो लेसर फ्लोरिकन जो है ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और जो WPA एक्ट है हमारा उसके अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आता है। इसका नाम है खरमोर। इससे पहले हम लोगों ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में भी देखा था। तो जितने भी फ्लोरिकन हैं वो सारे के सारे, ये जो बस्टर्ड कह सकते हैं इंडिया के अंदर जो पाए जाते हैं, सारे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर चाहे वो लेसर फ्लोरिकन हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, या फिर बंगाल फ्लोरिकन हो, ये पता होना चाहिए। अब ये स्मॉलेस्ट है बाकी जो 3 बस्टर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किया उसमें से। और यहाँ पे जो मेल फ्लोरिकन्स है वो जनरली शॉर्टर और लाइटर होते हैं फीमेल काउंटर पार्ट से। इसके बारे में खास बात ये है एंडेमिक टू इंडिया है, तो ये कीवर्ड पे ध्यान देना, एंडेमिक सिर्फ इंडिया में मिलता है और मेनली जो ग्रासलैंड और जो स्क्रबी फील्ड्स होते हैं उसके अंदर पाया जाता है। तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के रीजन में मिलता है ये, तो ये पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्पीशीज़ है इंडियन स्किमर। तो अभी इंडियन स्किमर जो है बहुत लार्ज स्केल के अंदर हमें विंटर के दौरान जो कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे आते हुए देखे थे। कोरेंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पता होना चाहिए, ये काकीनाडा जो आंध्र प्रदेश में रीजन है वहाँ पे लोकेटेड है। अब इंडियन स्किमर की बात करें तो IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेड्यूल 1 में आता है। जनरली कॉलोनीज के अंदर ये लोग ब्रीड करते हैं और एक साथ ये अंडे देते हैं एक्सपोज सैंड बार्स पे। तो सैंड बार्स आपको पता ही है, जो वेव्स के एक्शन से जो एक डिपोजिशन हो जाता है सैंड का, और उससे धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि एक लगून बन जाता है। तो वो सैंड बार्स उसका फर्स्ट स्टेज होता है, या फिर आइलैंड्स के ऊपर ये अपने ब्रीड करते हैं। अब खाते क्या हैं, तो फिशेस के ऊपर फीड करते हैं। तो आप देख ही सकते हो फोटो के अंदर कि ये पानी के ऊपर ही उड़ रहा है। सो दैट्स वाई द नेम इज देयर इंडियन स्किमर। राइट, इसके अलावा चंबल के अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ पे। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन। तो अभी बहुत स्केल पे हम लोग रिवर डॉल्फिन जो है, गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, वो हम गंगा रिवर के अंदर आते हुए देख रहे हैं। तो इट इज़ पॉसिबली बिकॉज जो वाटर की क्वालिटी है गंगा रिवर के अंदर वो इम्प्रूव हो गई है, और इसका क्रेडिट जो है नमामि गंगे जो प्रोग्राम है हमारा, जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसको जाता है। अब प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN स्टेटस जो है एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये है। इसके अलावा जो स्पीशीज़ रिकवरी प्रोग्राम है उसके अंदर भी ये इंक्लूडेड है। अब ये गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन की एक खासियत ये है कि ये फ्रेश वाटर में मिलता है और साथ ही ब्लाइंड होता है। तो ये बेसिकली फीड कैसे करता है या मूव कैसे करता है, तो ये बेसिकली जो डॉल्फिन टेक्निक इस्तेमाल करती है सोनार की, ठीक है, अल्ट्रासोनिक जो साउंड वेव्स हैं उसको रिलीज करता है, और उन जैसी बाउंस बैक होती है उसके हिसाब से इससे पता लगता है कहाँ जाना है। राइट, सो ये पता होना चाहिए। इसके अलावा ब्लो होल होता है इसके सर के ऊपर। ब्लो होल मतलब जो मैमल्स होते हैं वो बेसिकली सांस लेने के लिए उनको सरफेस पे आना पड़ता है, अनलाइक फिशेस के पास तो गिल होते हैं इसलिए वो आराम से पानी के नीचे भी सांस ले सकती है, तो इनको सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। और वो ब्लो होल से आवाज़ जो निकलती है वो कुछ सूसू ऐसा सुनाई देता है, इसीलिए इसका नाम भी सूसू रख दिया गया। ठीक है, तो एक इकोलॉजिकल हेल्थ इंडिकेटर है, बिकॉज अगर इसका प्रेजेंस है तो इससे पता लगता है कि जो पानी है उस रिवर में या उस वाटर बॉडी में वो साफ़ है, ये पता होना चाहिए।
अब हैबिटेट की बात करें तो ये गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है उन सब में मिलता है, इंक्लूडिंग इंडस में भी मिलता है। तो नाम से कंफ्यूज मत होना, गंगा नाम है लेकिन ब्रह्मपुत्रा और इंडस में भी मिल जाता है। और बाकी तो आपको पता ही है, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है ये। नेक्स्ट ऑलिव रिडले टर्टल है। तो अभी तमिलनाडु जो है एक और सेंचुरी इस्टेब्लिश कर रहा है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑलिव रिडले टर्टल एंड देयर रिहेबिलिटेशन इन चेन्नई। तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN के अंडर इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में रखा गया। तो स्मॉलेस्ट और द मोस्ट अबेंडेंट मतलब छोटा है लेकिन सबसे ज़्यादा मिलने वाला सी टर्टल है, तो ये पता होना चाहिए। ये थोड़ा सा इसके बारे में एक यूनिक पॉइंट है। और लार्ज स्केल पे एक मास नेस्टिंग करते हैं। मास नेस्टिंग मतलब एक साथ अंडे देने आते हैं बीचेस के ऊपर, तो इस प्रोसेस को अरीबाड़ा बोलते हैं। जनरली एक जो टर्टल है वो अराउंड 100 to 140 एग्स जो है एक बारी में ले कर सकता है। डाइट की बात करें तो छोटा है लेकिन बहुत डेंजर है, इन द सेंस के कार्निवोर है, मतलब जेली फिश वगैरह को ये खा जाता है, तो ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं इनके बारे में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हैबिटेट की बात करें तो देखो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो ट्रॉपिकल वाटर्स है उसके अंदर तो मिलता ही है, बट इंडिया में जब नेस्टिंग साइट्स की बात आती है तो ये मैप हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो गहिर माथा बीच है, ये एक इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है। और गहिर माथा के ऊपर 2 रिवर्स आती है, धामरा रिवर और ब्राह्मणी रिवर, ठीक है। फिर महानदी के अराउंड भी कुछ इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट्स है। देन यहाँ पे आपको चिलिका लेक देख सकते हो। चिलिका लेक के नीचे ऋषिकुल्या है, तो ऋषिकुल्या जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट नेस्टिंग साइट है। और यहाँ पे ऋषिकुल्या रिवर जो है वो आती है, तो यू शुड नो अबाउट दिस। नेक्स्ट स्पीशीज पे चलते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज है रेड क्राउन रूफ टर्टल। तो इंडिया ने प्रपोजल मूव किया है कि हम ये जो रेड क्राउन रूफ टर्टल है जिसे कॉमनली बाटागोर कछुआ नाम से जानते हैं, उसमें उसे साइट्स के जो अपेंडिक्स 1 में है उसमें ले जाएं जहाँ इसे ज़्यादा बेटर प्रोटेक्शन मिल पाएगा। तो IUCN स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये, और साइट के अपेंडिक्स 1 में अभी आ गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में ये इंक्लूडेड है। तो कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज़ है जो कि जनरली जो डीप फ्लोइंग रिवर्स है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। अगर मॉर्फोलॉजी की इसकी बात करें कि फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो फीमेल जो होती हैं वो थोड़ी सी लार्जर होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। और हैबिटेट की बात करें तो ये अक्रॉस इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश जो है वो देखने को मिलता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा इसका सब्सटैंशियल पॉपुलेशन हमें नेशनल चंबल सेंचुरी वहाँ पे ये देखने को मिलता है, ठीक है, जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्पीशीज़ है लीथ्स सॉफ्ट शेल टर्टल। तो ये अपार्ट फ्रॉम द रेड क्राउन रूफ टर्टल, इसको भी साइट्स के अपेंडिक्स के 1 के अंदर मूव करने के लिए इंडिया ने प्रपोजल रखा था, ठीक है। तो ये देखने में आपको कुछ इस तरीके का लगेगा। तो प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर आता है। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो लार्ज फ्रेश वाटर और सॉफ्ट शेल, मतलब इसका जो शेल है थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो बहुत बड़ा एक फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल है। इनफैक्ट इसका जो साइज़ है ये ऑलमोस्ट अप टू 1 मीटर हो सकता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा ये टर्टल है। अब हैबिटेट की बात करें तो एक पिक्यूलर चीज़ ये है कि ये एंडेमिक है टू पेनिनसुलर इंडिया, और हमें जो कावेरी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, भवानी, गोदावरी और मोयार जो रिवर्स है उनके आसपास ये देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वक्यूटा पोर्पोइस। तो ये जो ग्लोबल पॉपुलेशन है इसकी 98% से डिक्रीज कर गई इन द लास्ट 2 डेकेड्स। तो ये स्पीशीज़ इंडिया में नहीं मिलता है बट काफ़ी न्यूज़ में था, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, और WPA जो एक्ट है उसके अंदर शेड्यूल 4 के अंदर ये प्रेजेंट है। और वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिटेशियन है। सिटेशियन मतलब एक मैमल फिश स्पीशीज़, जैसे डॉल्फिन, वेल हो गया, वैसे भी ये भी वैक्यूटा पोर्पोइस जो है वो एक मैमल ही है जो पानी के अंदर रहता है, और इसीलिए एक मोस्ट एंडेंजर्ड मराइन मैमल बन चुका है। और कॉमनली इसे पांडा ऑफ द सी भी बोलते हैं बिकॉज इसकी आंखों के आसपास काला घेरा होता है, जैसे हमें पांडा के केस में देखने को मिलता है। हैबिटेट की बात करें तो नॉर्दर्न गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है और जो सी ऑफ कॉर्टेज है मेक्सिको, उसके अराउंड ये देखने को मिलता है। तो दिस इज अबाउट वैक्यूटा पोर्पोइस। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्पीशीज़ पे। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है, तो ये हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर लिया है अभी। तो IUCN स्टेटस की बात करें तो लीस्ट कंसर्न है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 के अंदर आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 के अंदर ये प्रेजेंट है। और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रोकोडाइल्स है,
जो क्रोकोडाइल फैमिली है उसके अंदर। तो दिस ऑल्सो बिकम्स द लार्जेस्ट रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। तो इसमें एक चीज़ याद रखना कि जो फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल होती है वो स्मॉलर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, राइट। और इसका हैबिटेट की बात करें तो बहुत एक्सटेंसिव रेंज है, ऑस्ट्रेलिया से लेके इंडिया तक ये मिल जाता है हमें। इंडिया के अंदर इंपॉर्टेंट साइट्स कौन कौन सी है जहाँ ये देखने को मिलता है? भीतरकनिका, सुंदरबन और अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वहाँ पे इसकी अच्छी खासी संख्या है। नेक्स्ट स्पीशीज़ है पर्पल फ्रॉग या नसिका बैट्रैकस कैद्रेनिस। तो ये पर्पल फ्रॉग जो है अभी स्टेट फ्रॉग डिक्लेयर होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए पता होना चाहिए इसके बारे में। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो नियर थ्रेटेंड है और शेड्यूल 1 के अंदर आता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और जनरली ये जो स्पीशीज़ होती है अंडरग्राउंड रहती है और साल के अंदर केवल 2-3 हफ्ते ही जो है ये ग्राउंड से बाहर निकलती है। तो जनरली मानसून के सीज़न में ये लोग बाहर आते हैं सरफेस के ऊपर, ऑन द रीज़न इज़ टू मीट, ठीक है, मीटिंग के लिए बाहर आते हैं, बाकी जनरली अंडरग्राउंड रहते हैं। और इसके बारे में खासियत ये है कि ये एंडेमिक है टू द वेस्टर्न घाट। ये वेस्टर्न घाट के अलावा और कहीं नहीं देखने को मिलता। उसमें भी स्पेसिफिकली जो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है केरला का, वहाँ पे लार्ज स्केल में ये देखने को मिलता है। विद दैट नेक्स्ट स्पीशीज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस तक माइग्रेट करने वाला एक इंसेक्ट स्पीशीज़ है, तो ये इसके बारे में खासियत है। इसके अलावा जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है इसका लाइफ स्पैन जो होता है केवल 4 to 5 वीक्स का होता है, यानी लगभग 1 महीने के अंदर ये पैदा होकर मर भी जाती है। हैबिटेट की बात करें तो सेंट्रल, नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्पीशीज़ पे चलते फिर। ब्लू ड्यूक। तो ब्लू ड्यूक जो है ये एक नेटिव बटरफ्लाई स्पीशीज़ है टू द सिक्किम एंड द ईस्टर्न हिमालयस, और स्टेट बटरफ्लाई भी है सिक्किम का। साइंटिफिक नेम है बेसरोना दुर्गा, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमारा शेड्यूल 1 के अंदर ये लिस्टेड है। अब जनरली हाई एल्टीट्यूड भी मिलता है अराउंड 1500 मीटर्स के आसपास, और नेटिव है सिक्किम और ईस्टर्न हिमालयस के, तो ये इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है रेड सैंडर्स। तो ये स्पीशीज़ जो है ये कई बार आप लोगों ने सुना भी होगा। इनफैक्ट पुष्पा मूवी जो थी अल्लू अर्जुन की, वो रेड सैंडर्स के ऊपर ही थी। तो अभी एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, ऑपरेशन रक्त चंदन नाम से, और ये जो रक्त चंदन है ये बेसिकली डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, ये जो एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। इन लोगों ने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया और उसके अंदर ये जो रेड सैंडर्स की जो इलीगल तस्करी थी उसको रोका, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। अब थोड़ा प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो एंडेंजर्ड है और अपेंडिक्स सेकंड के अंदर आता है साइट्स के अंदर। अब इसका यूसेज जो है कॉस्मेटिक, मेडिसिनल और कुछ वुड क्राफ्ट या फर्नीचर बनाने में यूज़ होता है। जनरली ये ग्रो होता है वेल ड्रेन रेड सॉइल के अंदर। खासियत ये है कि एंडेमिक है टू द ईस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ द आंध्र प्रदेश। तो ये वाला चीज़ पिक्यूलियर है। जनरली हम लोग एंडेमिक स्पीशीज़ देखते हैं वो 90% हमें जो है वेस्टर्न घाट में देखने को मिलती है, ईस्टर्न घाट में एंडेमिक बहुत कम स्पीशीज़ देखने को मिलती है। तो ये रेड सैंडर्स उसमें से एक है। नेक्स्ट नीला कुरंजी। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लिस्ट किया है नीला कुरंजी को अंडर शेड्यूल 3 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, और इसका जो कल्टीवेशन है नीला कुरंजी का या इसका पोजीशन रखना ये पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अंदर 25,000 का फाइन या 3 साल तक की कैद हो सकती है। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये शेड्यूल 3 के अंदर मूव कर लिया गया। अब ये ग्रो होता है एक हाई एल्टीट्यूड पे, अराउंड 1300 टू 2400 मीटर्स की हाइट के ऊपर ये ग्रो होता है, और हमें ये जो है बहुत लिमिटेड रीजन में देखने को मिलता है, यानी एंडेमिक है तो द वेस्टर्न घाट्स और जनरली जो तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका का रीजन है वहाँ पे ये देखने को मिलता है। इनफैक्ट जो नीलगिरीज को अपना नाम मिलता है, नीलगिरी मीन्स के नीला पहाड़, तो नाम भी इन्हीं नीला कुरंजी फ्लावर्स की वजह से मिलता है। और इनके बारे में खास बात ये कि ये केवल 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटेल। आगे चलते हैं। कुछ हिमालयन मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज है जो न्यूज़ में रहते हैं इस बार। तो 3 हिमालयन मेडिसिनल प्लांट स्पीशीज हैव मेड टू IUCN रेड लिस्ट। तो इसमें से जो फ्रिटिलोरा सिरोसा है हम लोगों ने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये IUCN स्टेटस जो है वल्नरेबल है। छोटा सा येलो कलर का फ्लावर था और मेडिसिनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए हम लोगों ने ये पहले देखा था। इसके अलावा है मीजियोट्रोपिस पेलिटा। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेमिक है उत्तराखंड के, और इसमें से एक ऑयल निकलता है जो कि काफ़ी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। नेक्स्ट स्पीशीज़ है
टेक्टिलोरिजिया एट ग्रिया, ये IUCN स्टेटस इसका एंडेंजर्ड है, और बहुत सारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसके अंदर जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इस सब में इसका इस्तेमाल होता है। तो दैट इज ऑल द स्पीशीज दैट यू शुड नो जो कि अभी न्यूज़ में रही थी। विद दैट वी आर डन फॉर द डे। थैंक यू।